तो डेप्थ काउंसलिंग की हम थोड़ा बातचीत करते हैं। डेप्थ काउंसलिंग क्या होता है? डेप्थ काउंसलिंग होती है जब हम अपनी टीम की, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे 3 ग्रुप हैं, उन तीनों ग्रुपों में एक व्यक्ति ऊपर है, फिर उसके नीचे कोई व्यक्ति जुड़ा, फिर उसके नीचे जुड़ा और उन्होंने अपने अदर ग्रुप्स में भी कुछ लोग जोड़े। लेकिन जो बड़ी लाइन है, जिस जिस लाइन में ज़्यादा वॉल्यूम है, उस लाइन में अगर मैं हम लोग जाते रहेंगे, डेप्थ में जाते रहेंगे, तो उसको हम लोग डेप्थ बोलते हैं। नीचे तक अगर हम लोग चले जाएँगे, डेप्थ मतलब गहराई, गहराई में हम लोग चले जाएँगे। तो डेप्थ की काउंसलिंग हमें कैसे करनी चाहिए, तो आज उस विषय पे थोड़ा-सा हम लोग बातचीत करते हैं, डेप्थ काउंसलिंग पे। डेप्थ काउंसलिंग टू बी डन ऑन जूम। डेप्थ काउंसलिंग हम लोग जूम पे कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि और थोड़ा बेटर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। डेप्थ काउंसलिंग हम लोग, लेकिन अभी मुझे आपके जो क्या बोलते हैं, आपके जो चैट हैं, चैट मेरे पास में नहीं आ रही हैं, तो ठीक है, मैं उसको बाद में देख लूँगा। ठीक है, ये मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं इसी में बात करता हूँ आपको। राइट। टू बी डन ऑन जूम। अच्छा ये रहेगा कि आप इसको जूम पे कीजिए, क्योंकि डेप्थ काउंसलिंग में हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो बहुत दूर से आपके साथ में जुड़े हैं, आपके शहर से बाहर से हों, तो जूम पे करनी चाहिए। फिक्स डेट एंड टाइम फॉर एवरी मंथ। इसकी डेट भी फिक्स होनी चाहिए और इसका टाइम भी फिक्स होना चाहिए और हर महीने इसको हमें करना चाहिए। जैसे आज 1 तारीख है, इस 1 तारीख को मैं अपनी टीम की डेप्थ काउंसलिंग करता हूँ। तो आज मेरी कितनी काउंसलिंग थी? आज 4 तो डेप्थ काउंसलिंग थी, कुछ अलग-अलग ग्रुप्स की, तो वो मैंने की हैं और उसके अलावा एक पेन अचीवर्स की एक मीटिंग की है, 2 अलग-अलग पेन लेवल से वो मीटिंग्स की हैं। तो अच्छा ये है कि आप ज़ूम पे करें और उसकी डेट फिक्स कर दें। जैसे मैंने फिक्स की हुई डेट कि मैं हर महीने की 1 तारीख को एक काउंसलिंग करता हूँ सुबह 10 बजे एक टीम के साथ में, दूसरी टीम के साथ में करता हूँ 11 बजे, तीसरी टीम के साथ में काउंसलिंग फिर मेरी रहती है 1 बजे और फिर एक चौथी टीम के साथ में रहती है 1:45 पे। तो डेट भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है। तो उसी प्रकार से आप भी उसका डेट और टाइम फिक्स कीजिए ताकि सभी लोग अपने लेवल पे मतलब शेड्यूल प्लान कर सकें उसी प्रकार का। हेल्प्स सेटिंग अप टीम गोल्स। ये टीम के गोल सेट करने में सहायता करती है। डेप्थ काउंसलिंग इसमें सबसे नीचे जो व्यक्ति है हमारी डेप्थ में, उससे हम उसके गोल पूछते हैं, उसके बाद उसको फ्री कर देते हैं, फिर उससे ऊपर वाले को पूछते हैं, फिर उससे ऊपर, तो इस प्रकार से हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। हेल्प्स एक्टिवेट इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। डेप्थ काउंसलिंग हमारी टीम में जो इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो मेन टैप रूट में आ रहे हैं कहीं न कहीं, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिवेट करने का ये एक बड़ा अच्छा ज़रिया है। अगर आप उनको थोड़ा-सा प्रयास करके उनको उस डेप्थ काउंसलिंग वाली ज़ूम मीटिंग में लेके आ गए और जब वो देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे कि उनकी टीम में बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, नीचे से अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, उसके बाद में वो एक्टिव होने की उनकी संभावनाएँ ज़्यादा है। तो ये डेप्थ काउंसलिंग के कुछ फ़ायदे हैं। डेप्थ काउंसलिंग के बाद में फिर हम बात करते हैं पर्सनल काउंसलिंग की, तो पर्सनल काउंसलिंग पे आते हैं। वाइटल पॉइंट, इफ काउंसल्ड विद सुपर सीनियर, समराइज योर सीनियर अबाउट द डायरेक्शन गिवन बाय सीनियर्स। ठीक है। पर्सनल काउंसलिंग का मतलब है ये पर्सनल काउंसलिंग होगी, वन टू वन काउंसलिंग। यानी इसमें आप हैं और आपके अपलाइन हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं, तीसरा व्यक्ति इसमें नहीं रहता है, पर्सनल काउंसलिंग। तो इसका वाइटल पॉइंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कहता है इफ यू कंसल्ट विद सुपर सीनियर, अगर आपने अपने किसी बहुत सीनियर अपलायंस से काउंसलिंग ले ली है, तो आप उसके बाद में अपने और दूसरे अपलायंस से भी काउंसलिंग लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो आपके सुपर सीनियर अपलाइन ने काउंसलिंग में जो-जो आपको बताया था,
पहले वो चीज़ें आपने अपने उस अपलाइन से जिससे अभी आप काउंसलिंग ले रहे हैं उसको बतानी है। बहुत सारे लोग अपलाइनों को चेक करते रहते हैं कि ये अपलाइन क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है। तो वो चेकिंग वाला तरीका आपको कन्फ्यूज़ कर देगा और आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपने किसी सीनियर अपलाइन से काउंसलिंग ली है और आप फिर किसी दूसरे उससे मतलब जूनियर अपलाइन से काउंसलिंग ले रहे हैं, तो आपने पहले बताना है कि सर मैंने नरेश जी से काउंसलिंग लिया था और नरेश जी ने मुझे ये 3 पॉइंट बताए थे काम करने के लिए। फिर आप भी आज साथ में हैं, तो मुझे लगा मैं आपसे भी काउंसलिंग लूँ। ताकि दूसरी अपलाइन को मालूम चले कि आपको किस प्रकार की डायरेक्शन दी गई है। तो ये बारीक पॉइंट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आई डोंट नो मैं कितना आपको कन्वे कर पा रहा हूँ। ये बहुत डीप नॉलेज है। मैंने शुरुआत में आते ही फटाफट टी20 की तरह इसको शुरू कर दिया है। कुछ भूमिका, माहौल कुछ नहीं बनाया मैंने। वो थोड़ा आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए प्लीज़। पर्सनल काउंसलिंग में हमें क्या करना है? स्टार्टिंग ऑफ द मंथ करनी है। पर्सनल काउंसलिंग एक्चुअली मेन इस पूरे काउंसलिंग के चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना पर्सनल काउंसलिंग का ही है, जिस पे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो पर्सनल काउंसलिंग हमें किससे करनी है? अपलाइन से करनी है, एक बात हो गई। कोशिश करनी है जो इमीडिएट अपलाइन है हमारा उससे करनी है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ महीने की शुरुआत में ही करनी है। जैसे आज 1 तारीख को मैंने काउंसलिंग की अपनी टीम की, तो इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। अ, हमारा एक एपिसोड है, उस एपिसोड में टाइटल है क्या एमएलएम देश की राजनीति पर असर डालेगी? एपिसोड नंबर 22। इसमें केसी छाबड़ा सर हमारे मेहमान थे और मैंने उनसे पूछा काउंसलिंग के बारे में कि सर काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? तो उन्होंने कहा कि काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, कब करनी है? उन्होंने कहा अगर मैं एज़ इट इज़ उनके शब्दों को बोलूँ, तो उन्होंने कहा कि 1 तारीख को जमा ही बाद में लेनी है, नींद पहले खोलनी है, पहले काउंसलिंग करनी है। यानी वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 तारीख को ही करनी चाहिए। और काउंसलिंग के बारे में एपिसोड नंबर 22 आपको और अच्छी जानकारी दे सकता है, अगर आप उसमें जाएँगे तो। तो केसी सर ने बोला कि काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और कब करनी है? बिल्कुल महीने की शुरुआत में करनी है, पहली डेट को करनी है। काउंसलिंग योर डाउनलाइन ओनली नोट अपलाइन एंड क्रॉस लाइन। बहुत बार हम काउंसलिंग जब हम करते हैं, काउंसलिंग के भी देखिए 2 पार्ट हैं। एक बार आप काउंसलिंग अपने अपलाइन से लेंगे और कई बार ऐसा होगा कि आप अपनी डाउनलाइन को काउंसलिंग देंगे। तो जब आप डाउनलाइन को काउंसलिंग दे रहे हैं, तो तब आपने ये ध्यान रखना है कि डाउनलाइन को ही काउंसलिंग देनी है। बहुत बार हम अपलाइन को काउंसलिंग देने लग जाते हैं, मतलब उसको उनको बिज़नेस बताने लग जाते हैं कि सर आपको नहीं मालूम, ऐसे करना चाहिए। या बहुत बार क्रॉस लाइन हमारे से पूछता है बिज़नेस के बारे में, तो हम क्रॉस लाइन को ज्ञान देने लग जाते हैं। देखिए, आप अपलाइन को कोई ज्ञान मत दीजिए बिज़नेस के बारे में, न क्रॉस लाइन को कोई ज्ञान दीजिए। आपने जो भी ज्ञान देना है बिज़नेस के बारे में, आपने सिर्फ़ डाउन लाइन को देना है। अगर कोई इमैच्योर क्रॉस लाइन आपसे बिज़नेस के बारे में पूछती है कि सर आप बताओ मेरा बिज़नेस नहीं बढ़ रहा क्या करूँ? तो आप उनको बड़ी विनम्रता के साथ में बोलिए कि सर मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ। आप अपने अपलाइन से प्लीज़ इसके बारे में बातचीत कीजिए, तो मैं इस बारे में आपसे बात नहीं कर सकता। अपलाइन को बिल्कुल आप कुछ मत बताइए, बिज़नेस के बारे में उनको कोई ज्ञान, कोई नॉलेज मत दीजिए आप। डाउनलाइन को आपने देना है। एट द टाइम ऑफ पर्सनल काउंसलिंग, जब पर्सनल काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं, क्रॉस लाइन, अपलाइन, डाउनलाइन नोबडी शुड बी देयर। इसमें कोई नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो बस आप और मैं 2 ही लोग हैं। इसका अपना एक लॉजिक है, क्यों 2 ही लोग होने चाहिए, तो उसमें कोई नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये बता रहा है हमें, डू नॉट लेट देम फील इंफीरियर। जब आप अपनी टीम में किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उसमें कोई आपकी भूमिका ऐसी बॉस वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसा आपने उनको कुछ बात नहीं करनी है कि वो इंफीरियर फील करें आपके साथ में बैठ के। अपितु वो अच्छा फील करें और अपनी सारी फीलिंग, सारी बातें आपके साथ में शेयर करें। उस प्रकार का माहौल आपने बनाना है। When you counsel with anyone for the first time, ask about dream and goal. जब आप पहली बार किसी व्यक्ति की काउंसलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उस समय उससे उसके सपने क्या हैं और उसके लक्ष्य क्या हैं, ये ज़रूर पूछिए। बात बात
उसके बाद तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। लेकिन पहली बार जब आप किसी से कर रहे हैं, तो वो ज़रूर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमें पूछना चाहिए कि वो बिज़नेस में क्यों आए? क्या करना चाहते हैं? क्या सपने हैं? तो उसके बारे में थोड़ा बातचीत कीजिए, अगर उनके ड्रीम सपने नहीं हैं, तो वो थोड़ा-सा उनके निकालिए, क्योंकि उसी से एनर्जी आएगी। मेक लेग स्ट्रक्चर ऑन पेपर अप टू 10th लेवल। आप पेपर के ऊपर में लेग स्ट्रक्चर बनाइए, डेप्थ जो है आपकी, उस डेप्थ में जैसे मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि सर आपकी पर्टिकुलर जैसे ए ग्रुप की काउंसलिंग कर रहा हूँ पहले मैं, ए ग्रुप की आप 10th लेवल की डेप्थ बनाइए। एक व्यक्ति फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके नीचे, नीचे, नीचे ऐसे करते मैं कम से कम 10th लेवल पे पहुँचूँगा। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप जितने भी ग्रुप हैं उनका, इस प्रकार से मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँगा। एक के नीचे एक होना चाहिए, क्रॉस लाइन उसमें नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, जो ये 10 लेवल की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। 7वाँ पॉइंट कह रहा है इन स्ट्रक्चर फैमिली जॉइनिंग मस्ट बी मेंशन्ड। जब वो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर में अगर किसी व्यक्ति की फैमिली जॉइनिंग है, तो वो ज़रूर बतानी है कि सर एक मेरी वाइफ की भी जॉइनिंग है, ये नीचे है, ये मेरे ब्रदर की जॉइनिंग है, ये नीचे है, तो वो ज़रूर उसमें मेंशन होनी चाहिए। इन स्ट्रक्चर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट बी मेंशन्ड। जब हम वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 10th लेवल तक का बना रहे हैं, 10th से ज़्यादा भी हो सकता है वो, तो उसमें अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें पोटेंशियल आपको दिखाई दे रहा है, अभी वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें अगर आपको पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, उनके नाम ज़रूर मेंशन होने चाहिए। और उसके अलावा जो पोटेंशियल जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो नेचुरली आ ही जाएँगे उसमें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनमें पोटेंशियल आपको बहुत लगता है, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम स्ट्रक्चर में ज़रूर आप शामिल कीजिए। 9वाँ पॉइंट कह रहा है इन स्ट्रक्चर पिन अचीवर्स मस्ट बी मेंशन्ड। जो पिन अचीवर हैं, वो भी मेंशन होने चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर में। अ, हर कंपनी में अपना एक पिन लेवल रहता है, कोई स्टार, गोल्ड, प्लैटिनम इस प्रकार से रहते हैं, तो वो भी ज़रूर मेंशन रहें। वो तब की बात है जब बिज़नेस बड़ा हो जाता है। इन स्ट्रक्चर द डिस्ट्रीब्यूटर अ, हू हैज़ डन वर्क इन पास्ट मस्ट बी मेंशन्ड। कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है। तो बहुत बार हम उनको इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अभी तो वो बिज़नेस कर नहीं रहे हैं, बिज़नेस नहीं आ रहा है, नेगेटिव है। लेकिन पहले भी अगर अच्छा उन्होंने कभी काम किया था, आज किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो उनके नाम भी ज़रूर कोशिश कीजिए, आप स्ट्रक्चर में ज़रूर मेंशन कीजिए, जब आप अपनी अप्लायंस से काउंसलिंग ले रहे हैं तो। 11वां पॉइंट कह रहा है इन स्ट्रक्चर द डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव आउटसाइड स्टेशन इन सेकंड लेग मस्ट बी मेंशन्ड। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अदर स्टेशन जिन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, उदाहरण के लिए आप दिल्ली में बिज़नेस कर रहे हैं और आपका ज़्यादा बिज़नेस दिल्ली में है। आप अपनी अपलाइन से काउंसलिंग कर रहे हैं और आपका एक ग्रुप स्टार्ट हो गया दिल्ली से चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ किसी का सेकंड, थर्ड ग्रुप गया होगा वो, तो वो जिस व्यक्ति का गया है उसका नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। ताकि आपके अपलाइन आपको गाइड कर पाएँ कि चंडीगढ़ में अ, अगर हमने बड़ा बिज़नेस बिल्ड करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी और जिस व्यक्ति का वो सेकंड ग्रुप या थर्ड ग्रुप है, उसकी क्या भूमिका रहेगी। तो वो ज़रूर मेंशन आपने करना है। फिल अप काउंसलिंग चार्ट, एक काउंसलिंग चार्ट हमने तैयार किया है। काउंसलिंग चार्ट जो है, वो फिल करना है जब पर्सनल काउंसलिंग करें। तो काउंसलिंग चार्ट का एक प्रारूप ये है छोटा-सा, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो काउंसलिंग चार्ट में क्या रहेगा, ऊपर राइट हैंड साइड में डेट और उसका एड्रेस या डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, आईडी आ जाएगा। उसके बाद में इसमें 3 महीने का मेनली हम लोग उसका बिज़नेस देखेंगे। जस्ट लास्ट मंथ जैसे आज मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो उसके पिछले 3 महीने का मार्च, फरवरी, जनवरी 3 महीने का बिज़नेस मैं उनसे पूछूँगा, लेग वाइज़ ए लाइन का, बी लाइन का टोटल 3 महीने का कम से कम पूछूँगा, ताकि मुझे उससे आइडिया लगेगा कि उसका बिज़नेस ज़्यादा अप डाउन तो नहीं रहता है और फ्लक्चुएशन तो नहीं है, उसमें ग्रोथ है या डी-ग्रोथ है, क्या है? क्योंकि 1 महीने से आप आइडिया नहीं लगा सकते। तो मोटा-मोटी 3 महीने का मैं उनसे बिज़नेस पूछूँगा और बिज़नेस पूछ के फिर ये जो स्ट्रक्चर है नीचे तक का 10 डेप्थ तक का, तो उसमें सबका बिज़नेस पूछ के मैं इसको फिल कर दूँगा कि कहाँ से कितना बिज़नेस आ रहा है। तो एक तो हो गया ये बिज़नेस का इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। काउंसलिंग चार्ट में फिर दूसरा पार्ट भी है काउंसलिंग चार्ट का, उसमें हम एरिया वाइज़ बिज़नेस पूछेंगे कि आपका बिज़नेस कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है।
अगर मान लेते हैं सबसे ज़्यादा बिज़नेस दिल्ली में है, तो दिल्ली में भी आप बताइए कौन-कौन से एरिया में है? फिर दिल्ली के बाहर अगर कहीं है तो कहाँ पे है? तो उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि जी दिल्ली के बाहर मेरा बिज़नेस बिहार में है, तो फिर मैं पूछूँगा बिहार से टोटल कितना बिज़नेस आ रहा है? आप कहेंगे जी 1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख में बिहार के कौन से शहर से आ रहा है? तो ऐसे एरिया वाइज़ भी काउंसलिंग में हम लोग पूछते हैं ताकि उस हिसाब से भी हम लोग अपनी टीम लीडर को हम लोग गाइड कर सकें। पॉइंट नंबर 13, चेक द वाइटल साइन ऑफ द बिज़नेस लैंग्वेज। बिज़नेस के कुछ वाइटल साइन होते हैं, भविष्य के संकेत होते हैं, जो हमें काउंसलिंग के टाइम में लैग वाइज़, ग्रुप वाइज़ हमें चेक करने चाहिए। ये रहे साइन, क्या-क्या साइन हो सकते हैं जैसे, और देखिए वाइटल साइन का मतलब ये हुआ वाइटल साइन से आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि ये ग्रुप आने वाले समय में जो ग्रुप आपको अभी ज़्यादा वॉल्यूम दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय भी वो ज़्यादा वॉल्यूम देगा, वो कम हो सकता है और छोटा ग्रुप बड़ा हो सकता है। तो वो वाइटल साइन से हम लोग चेक करते हैं। वाइटल साइन में 4 चीज़ें यहाँ पे हमने रखी हैं चेक करने के लिए। सबसे पहला, सिस्टम फॉलोवर। ग्रुप वाइज़ हमें मान लेते हैं हम ए ग्रुप की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो मैं ये पूछूँगा कि आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? सिस्टम को फॉलो की सिंपल डेफिनिशन ये है, जो 6 बेसिक कर रहे हैं, 8 को स्टेप करते हैं और 7 कार्डिनल रूल को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? तो मान लेते हैं, हम बोलते हैं जी मेरे 15 लोग हैं ऐसे मेरी टीम में। 15 तब निकलेंगे जब बहुत बड़ी टीम होगी, हज़ारों लोगों का नेटवर्क होगा, तब जाके 15 लोग सिस्टम फॉलोवर निकलेंगे जो अच्छे से सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे। तो आप बोलेंगे 15 लोग हैं, तो उसके लिए 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो आपके 40 पॉइंट हो गए। फिर मैं पूछूँगा कि आपकी टीम में टीम यूज़र्स कितने हैं, जो टूल को यूज़ करते हैं। टूल का मतलब क्या हुआ? टूल का मतलब ये होगा कि कंपनी का जो लिटरेचर है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर। उसके अलावा कंपनी के जो यूट्यूब चैनल है, तो कोई वो फ़ॉलो कर रहे हैं, ज़ूम मीटिंग सिस्टम की रहती है, तो उसमें वो आते हैं। तो इन सब को हम टूल मानेंगे। पहले हम कैसेट वो कितनी सुन रहा है, वो उन सबको मानते थे। तो इसमें इस मौजूदा टाइम में हम किसको मानेंगे? बुक्स वो पढ़ रहा हो, बुक्स एक टूल है। उसके अलावा वो नियमित रूप से कंपनी का यूट्यूब चैनल देख रहा हो या और कोई एजुकेशनल चैनल देख रहा हो, चैट विद सुरेंद्र वत्स भी अगर वो फ़ॉलो कर रहा है, तो वो भी एक कहीं न कहीं टूल का काम करता है और लिटरेचर को वो फ़ॉलो कर रहा हो, तो ये टूल्स आ गए। तो टूल फॉलोवर्स कितने हैं? वो कहता है जी 20 लोग हैं ऐसे। 3 पॉइंट उसके लिए हैं, 60 पॉइंट हो गए। फंक्शन अटेंडेंस, ऐसे लोग जो सिस्टम फॉलोवर तो नहीं है, टूल भी कम यूज़ करते हैं, लेकिन फंक्शन ज़रूर अटेंड करते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसे माना आपने बोला 25 हैं, तो उसके लिए 2 पॉइंट हैं। और 5000 परचेज़ वॉल्यूम, या मैं इसको ये बोल सकता हूँ, कोई भी आपकी टीम में जो एक कल्चर है कि कम से कम इतनी खरीदारी करने वाले लोगों का एक विशेष रिकॉग्निशन होता है, तो आप ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो पर्टिकुलर इतने रुपए महीने की खरीदारी करते हैं। तो आप कहते हैं जी 40 हैं, तो उसके लिए मैंने 1 पॉइंट लिखा, तो इसके लिए ये पॉइंट हो गए हमारे 40 पॉइंट। अब हम टोटल पॉइंट ए ग्रुप के ऐसे हमने टोटल पॉइंट काउंट कर लिए। ये हो गए ए ग्रुप के वाइटल साइन के पॉइंट आ गए। अब बी ग्रुप के मैं साइन में चेक करूँगा। बी ग्रुप का हो सकता है मेरा बिज़नेस तो कम है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम फॉलोवर ज़्यादा हैं। ए ग्रुप में 15 थे, तो यहाँ 20 है। तो उसके 20 के 4, तो इसी प्रकार से मैं बी ग्रुप के भी मैं निकालूँगा। और जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें ए ग्रुप से ज़्यादा पॉइंट बी ग्रुप के मेरे हो गए वाइटल के। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में मेरा बी ग्रुप तेज़ी के साथ में आगे बढ़ेगा, ए को क्रॉस कर जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बी ग्रुप को ए ग्रुप से आगे निकाल दूँ। अगर आप सिर्फ़ 2 ग्रुप में ही काम कर रहे हैं, आपका प्रयास रहना चाहिए कि ए ग्रुप आपका हमेशा एक ऐसे बना रहे, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने चाहिए। और उसके लिए क्या करेंगे आप? ए ग्रुप में लोग ज़्यादा हैं, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, वाइटल साइन कम है, तो वाइटल साइन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ए ग्रुप आपका हमेशा ए ग्रुप रह सकता है। तो ये हो गई जी वाइटल साइन आपने देखने हैं, आपके 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं, तो सबके वाइटल साइन इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं।
पॉइंट नंबर 14, सो बिजनेस एरिया स्टेट वाइज आप जब भी बिजनेस दिखाएंगे तो एरिया और स्टेट वाइज दिखाएंगे। जैसे मैंने बातचीत की तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम मान लेते हैं पंजाब में है, तो पंजाब में कहाँ कहाँ पे है, फिर हरियाणा में है तो कहाँ कहाँ पे है, तीसरा नंबर यूपी है तो कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से शहरों में। तो इससे आइडिया लगता है कि बिजनेस कहाँ, बहुत बार हमें मालूम नहीं चलता कहाँ से बिजनेस आ रहा है, ऐसे ही चले जा रहे हैं भगवान भरोसे। तो फिर चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बिज़नेस कहाँ-कहाँ से आ रहा है। आपके क्लाइंट को भी मालूम होना चाहिए काउंसलिंग में कि कहाँ-कहाँ से आ रहा है। पॉइंट नंबर 15, आस्क अबाउट डिलीवरी सेंटर्स इन ग्रुप्स। अगर आपके यहाँ पे छोटे-छोटे सेंटर्स हैं जहाँ से प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बातचीत करें कि कहाँ-कहाँ पे सेंटर्स हैं, नज़दीक में कहाँ-कहाँ सेंटर हैं जहाँ से प्रोडक्ट मिलता है। आस्क अबाउट न्यू पिन अचीवर्स। अगर बड़ी टीम है, तो बड़ी टीम में कुछ नए अचीवर आए हैं, तो वो कौन-कौन आए हैं, वो ज़रूर आप पूछिए। आस्क अबाउट मीटिंग टेकिंग लीडर्स। टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली प्लान दिखाने लग गए हैं, मीटिंग देने लग गए हैं अच्छे से, बोर्ड पे खड़े होके बातचीत करते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं वो ज़रूर पूछिए, यू नो जब आप पर्सनल काउंसलिंग कर रहे हैं अपने किसी लीडर की। अपकमिंग स्टार ऑफ द बिज़नेस। अपकमिंग स्टार मतलब जो लगता है कि भविष्य के सितारे हैं, आपको उनमें वो स्पार्क दिखाई दे रहा है, तो वो कौन-कौन है वो भी आपने पूछने हैं। डिस्कस करंट चैलेंजेस। मौजूदा समय में आपके क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या परेशानियाँ कुछ आ रही हैं तो क्या हैं? तो वो बातचीत करनी है। डिस्कस टारगेट ऑफ द मंथ। अगर मैं अप्रैल में काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो मैं ये पूछूँगा कि अप्रैल महीने में आपका क्या टारगेट है? कितना बिज़नेस आप इस महीने में करना चाहते हैं? तो उसके बारे में मैं बातचीत करूँगा। व्हिच बुक्स आर यू रीडिंग दीज़ डेज़? अगर मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं अपलाइन हूँ, तो मैं पूछूँगा, अच्छा सर, इन दिनों आप कौन-सी किताब पढ़ रहे हो? तो उससे मुझे आइडिया लगेगा आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं आपको गाइड करूँगा। और मैं अगर आपको गाइड करूँगा तो निश्चित रूप से ये किताब ज़रूर गाइड करूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर पढ़िए। तो मैं तो ये ज़रूर गाइड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग किताब खरीदते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो ये सुनिश्चित करूँगा कि किताब खरीदें, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। आप सबने इसको अमेज़न की बेस्ट सेलिंग बुक बनाया है, उसके लिए दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट, एक्चुअली बुक्स के ऊपर मैं फ़ोकस लेके आना। ठीक है, 22वां पॉइंट है, आस्क अबाउट अप्लायंस सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 22वां पॉइंट। आपने हल्के से पूछना है। आपने पूछना है, अच्छा आपके प्लान में आपको किस-किस का सपोर्ट है? ये पॉइंट तब ज़्यादा बनता है जब आप सीनियर लेवल पे हैं और बीच में 3-4 और अपलाइन हैं। तो उस समय ये ज़्यादा वैलिड है ये पॉइंट पूछना। अब आप सीधे ही आप ही अपलाइन हैं, बीच में कोई और व्यक्ति नहीं है, तो फिर इस पॉइंट की आवश्यकता नहीं है। डिस्कस फाइनेंशियल चैलेंजेस। अगर उसके फाइनेंशियल चैलेंजेस अगर कुछ हैं, सारी चीज़ें ठीक-ठाक नहीं है, सिचुएशन क्या है फाइनेंशियल, वो थोड़ी-सी आपने बातचीत करनी है। बहुत बार लोग फाइनेंशियली आपसे हेल्प चाहेंगे, तो उससे आपको बचना है, क्योंकि कार्डिनल रूल कहते हैं कि अगर आपने किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर दी, तो फिर संभावनाएँ हैं कि वो व्यक्ति आपसे चला जाएगा, वो बिज़नेस ही छोड़ देगा। तो फाइनेंशियल हेल्प करने से आपको बचना है, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो पूछनी है, और अपने अनुभव के आधार पे आपने उनको गाइड करना है। गिव द डायरेक्शंस। ये तो सारी चीज़ें आपने पूछनी है, फिर उसके बाद में उनको डायरेक्शन देनी है। कोशिश कीजिए कि जिस पेपर पे आप काउंसलिंग कर रहे हैं, उसी पेपर पे आप कुछ लिखें उसके लिए। और क्या लिख सकते हैं? शेयर योर एक्सपीरियंस एंड गाइडलाइन। अपने अनुभव के आधार पे आप उनको गाइड कीजिए। लाइव एक्सपीरियंस के आधार पे आप उनको कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ में बताइए। अगर वो कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपने भी गलतियाँ की, और उसके बाद आपने क्या सीखा। तो उस प्रकार से कुछ लाइव एग्ज़ाम्पल के माध्यम से दिखाएँगे और गाइड करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। डू नॉट हेजिटेट टू करेक्ट। बहुत बार हम लोग है ना डाउनलाइन को करेक्ट नहीं करते हैं, उनकी कमियाँ उनको नहीं बताते हैं। तो उसमें आपने हेजिटेशन नहीं रखना है करेक्ट करने में। उनका कोई स्टेज परफॉर्मेंस में कहीं वीकनेस है, आपने जानते हैं कि वो बहुत लंबा समय ले जाते हैं स्टेज पे, या कुछ इस प्रकार से बातचीत करते हैं कि लोगों को सही मैसेज नहीं जाता, कोई गंदा जोक सुनाते हैं, कुछ भी अगर ऐसा है, तो उस समय आप अकेले हैं, पर्सनल काउंसलिंग चल रही है, तो आप उसको बता सकते हैं कि आपकी स्टेज बहुत बढ़िया है, लेकिन ये वाला चीज़, ये वाला पार्ट आपने सुधारना है,
रिलेशंस के बारे में अगर उसमें कुछ कमियाँ हैं, किसी चीज़ को लेके वो बताना है, उसका एटीट्यूड चीज़ों को लेके नेगेटिव रहता है तो वो बता सकते हैं, उनकी कोई हैबिट खराब है, वो बता सकते हैं, पर्टिकुलर कोई स्किल पे उनको काम करने की ज़रूरत है, वो बता सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट काम है काउंसलिंग का कि आप उस व्यक्ति को जहाँ करेक्शन की ज़रूरत है, वो करेक्शन आप बहुत अच्छे तरीके से उनको बताएँ और इस तरीके से नहीं बताएँ कि उनको बुरा लगे, अच्छे तरीके से आपने थोड़ा उनको उसको बताना है। एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी साइड कंपनी की तरफ से कोई नई इन्फॉर्मेशन है, कोई नया ऑफ़र है, वो ज़रूर आपने बताना है जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं, किस महीने फला जगह पे वो प्रोग्राम है, उसको विशेष रूप से आपने फ़ोकस करना है, आपकी क्या तैयारी है अब तक ये बताइए। तो उस प्रकार से उसको हाइलाइट करना है। इसके अलावा मेन फंक्शन मस्ट बी प्रमोटेड जो मेन फंक्शन है, वो आपने ज़रूर प्रमोट करना है कि जो मेन फंक्शन है, हर महीने का एक बड़ा फंक्शन रहता है हर कंपनी में, तो वो कब है, वो आपने ज़रूर बताना है। और 5वाँ पॉइंट कह रहा है इफ रिक्वायर्ड प्रमोट एनी बुक एंड यूट्यूब चैनल। आपने अगर लगता है कि उसको पर्टिकुलर कोई किताब पढ़नी चाहिए, तो वो किताब अगर लगता है कि उसके रिलेशन खराब हैं, तो कोई ह्यूमन रिलेशन वाली किताब हो सकती है, लीडरशिप वाली बात है, तो कोई लीडरशिप की किताब हो सकती है। तो जो आपको लगता है, उससे संबंधित आप उनको किताब रिकमेंड कीजिए और यूट्यूब चैनल आपको लग रहा है कोई यूट्यूब चैनल उनको फ़ॉलो करना चाहिए, तो वो यूट्यूब चैनल उनको बताइए कि ये यूट्यूब जो आप फ़ॉलो करें। ऑलवेज़ प्रमोट सिस्टम बेसिक्स कोर कार्डिनल्स। बेसिक और कार्डिनल के बारे में बातचीत करें, मैं जब भी किसी से पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि सर अच्छा 6 बेसिक बताइए कौन-कौन से हैं? तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं रहता। 8 कोर में पूछता हूँ कि अच्छा आप बताइए, कोई 3 कोर बता दीजिए, कार्डिनल बता दीजिए, तो लोग वहीं पे फँस जाते हैं कहीं न कहीं। और उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि व्यक्ति कितना सिस्टम फॉलोवर है या नहीं। तो लेकिन ध्यान और ये भी रहना चाहिए कि आपको तो मालूम हो ही कम से कम, कहीं उनसे पूछें और आपको ही कन्फ्यूज़न है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले आपकी तैयारी हो, आप इनको फ़ॉलो कर रहे हो, फिर आप उससे पूछ सकते हैं। हाउ मे आई हेल्प यू? लास्ट में आपने ये पूछना है कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? आपने जो टारगेट आज बनाया है, उसको अचीव करने के लिए मैं कैसे आपकी सहायता करूँ बताइए? और उसमें वो कुछ पूछेगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे आदर के लिए नहीं सर बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो आप थोड़ा-सा उन चीज़ों से बाहर उसको भी निकालिए, खुद भी निकालिए, तो उसको बोलिए कि नहीं आप फिज़िकल मीटिंग चाहिए, आपको ज़ूम मीटिंग चाहिए, क्या चाहिए मैं तैयार हूँ आपके इस टारगेट को लेके। और उस समय उसको भी नोट करवाइए जो आपने टाइम उनको देते हैं, आप भी अपनी डायरी में नोट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप पूरा महीना काम कीजिए। और पूरा महीना काम करने के बाद में अप्रैल में जो हम लोग काम करेंगे, तो उसकी समीक्षा मई की काउंसलिंग में करेंगे और मई के हिसाब से फिर हम लोग टारगेट सेट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्शन देना है और ये लास्ट स्लाइड है। थैंक यू वेरी मच आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। राइट। तो